इतना खूबसूरत है कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में चंद ऐसे टुकड़े होंगे, चंद ऐसे इलाके होंगे जो नगर पार्कर से कम्पीट कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटी में। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन आवर पाकिस्तान। तो 9% आबादी जो मौजूदा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 9% वो शहरों में रहती है, या जो ये बड़े टाउन रूट्स हैं वहाँ रहती है। 91% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन दे लिव इन विलेजेस, इन रूरल एरिया। ठीक है। अब कोई थर में कोई छोटे बड़े जो कस्बा जात हैं, जिसको हम गांव बोलते हैं, सेटलमेंट्स बोलते हैं, ये तकरीबन 2,500 से ज़्यादा हैं। 2,500 से ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो आबादी है थर की, जो 2017 की जो सेंसस है, इस हिसाब से यहाँ की आबादी तकरीबन 16.5 लाख है। तो अब अगर इस वक्त अंदाजे से हम कहते हैं कि अबाउट 2 मिलियन 20 लाख तो क्रॉस कर गई होगी। पिछले 3 साल से 2 पावर प्लांट काम कर रहे हैं। 660 मेगावाट बिजली इज बीइंग डिस्पैच्ड इन द नेशनल ग्रिड। और थर कोल एक्सप्लोर हुआ। जो ये थर कोल ज़खायर हैं, ये दुनिया के 7वें सबसे बड़े ज़खायर हैं लिग्नाइट कोल के। लिग्नाइट कोल के। और आने वाले 2 सालों में थर से जो बिजली बन के नेशनल ग्रिड में जाएगी वो तकरीबन 5,000 मेगावाट होगी। अच्छा, 660 से 5,000 मेगावाट होगी। और क्योंकि दूसरे भी पावर प्लांट्स यहाँ लग रहे हैं, तो कोई तकरीबन 5,000 मेगावाट बिजली आने वाले 3 से 5 साल तक जनरेट होगी और वो नेशनल ग्रिड में जाएगी। 175 बिलियन टन या कोल है। और अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड ये प्रोजेक्ट चलते हैं, कोल निकालने की और बिजली बनती है, तो दिस विल लास्ट फॉर मोर देन 500 ईयर्स। आपने इतनी डिटेल और वेल रिसर्च्ड और ये जो सारा इतनी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, इस पे काम किया है, उसमें आपने हमें मुख्तलिफ जो अदाद शुमार हैं वो भी हमें दिए, और ख़ुद भी आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्या आपको कोई किसी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिला है, या किसी प्राइवेट की तरफ से आपने इतनी वर्किंग इस पे की है और फोरसीन की हैं आपने चीज़ें, एक पूरा खाका जो है आइंदा आने वाले जो प्रोग्रेसिंग थर है उसका बनाया है? तो क्या ये आपने इस पे कोई एज अ प्रोजेक्ट काम किया है, या ये खुद ही अभी आप इसको कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्ते। इस वक्त हम पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक शहर मिट्टी में मौजूद हैं, जो कि थरपारकर सहरा का हिस्सा है। और ये पाकिस्तान का एक ऐसा ख़ित्ता है जो अब बहुत सी अपनी बातों में, अपनी क्वालिटीज़ में यूनिक है। यहाँ पे स्पेशली जो लोग मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के, मुख्तलिफ़ जो इकनॉमिक जो ग्रेडेशंस हैं, उसमें बड़ी खुश असलूबी से जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और इसमें जो ये यहाँ की अच्छी यादें हैं उसको कुछ लोगों ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो याद रखा है, उसको महफूज किया हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ अशोक बुख्तानी साहब हैं। इन्होंने पहले भी हमारी रहनुमाई की थी थर के ऊपर। तो इनको यहाँ पे भी, और जिन जो लोगों को भी इनके काम का अंदाज़ा है, जो इनके काम को सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ते हैं, वो इसको उन्हें एक ज़िंदा इंसाइक्लोपीडिया, एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया का नाम देते हैं। तो आज भी हम इनके पास हाज़िर हुए हैं कि ये अपनी उन खूबसूरत यादों में से कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ भी शेयर करें, हमारे साथ भी गुफ्तगू से जो है हम इनसे कुछ सीखेंगे। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले ये अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाएँ। अच्छा, इसमें इनकी एक बुक जो है वो भी बिल्कुल पब्लिश के करीब है, जिसमें इन्होंने थर के ऊपर ही ख़ुसूसन बहुत सारी चीज़ों का जो है वो अहाता किया है। तो हम अपने प्रोग्राम में मोहतरम आपको वेलकम कहते हैं। काइंडली ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मैं डॉक्टर अशोक बख्तानी हूँ और इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ अभी हम बैठे हैं। और मैं
पिछले 30 साल से तकरीबन डेवलपमेंट सेक्टर से वाबस्ता हूँ। मेरी बुनियादी तालीम तो मेडिकल है, मैंने MBBS किया लियाकत मेडिकल कॉलेज से, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी है, और कुछ अरसा उस धंधे से मैं वाबस्ता रहा। लेकिन अब तकरीबन 30 साल हो गए हैं, तो मैं डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी आप मतलब मैंने, जी हाँ, और अच्छा, मतलब ये भी नहीं था कि मैंने कोई दिल बर्दाश्त होके छोड़ा। मतलब आई हैव ए वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन मेडिसिन। और अब पिछले कोई 5 साल से मैं सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ, जो थरकोल का प्रोजेक्ट है, उसके साथ में काम कर रहा हूँ, उसके CSR डिपार्टमेंट में। मोहतरम, हमें ज़रा ये बताइएगा कि जिस खित्ते में हम इस वक्त मौजूद हैं इसकी दुनिया में, पहले इसका तारफ़ करवाइएगा और बताइएगा कि इसकी दुनिया भर के जो मुख्तलिफ खित्ते हैं उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो थर को दुनिया भर से यूनिक करती है। थर कई हवालों से मुनफरद है, और ज़ाहिर है ये हमारी भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारा वतन है, और इसलिए ज़्यादा हमें नेचुरली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें क्या खूबसूरती है आपने भी देखा है। हम तो सदियों से यहाँ जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा है कि हैफ जनी होए वतन जनी विसारो, कि उन लोगों को हैफ है कि जिन्होंने अपने देश को, अपने वतन को वो भुला गए या भूल दिया। तो हमारे खून में ये बात शामिल है कि हम अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो थर हमारा वतन है, और यही हमारी ज़िंदगी है, ये हमारा जीना मरना है। तो वी लव इट एंड वी आर लिविंग हियर विथ ऑल, इवन विथ मिजरीज, बट उसके बावजूद हमें ये थर अपनी तमाम तकालीफ के बावजूद बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में दुनिया का अगर कोई खूबसूरती, जब यहाँ बारिश होती है और जब पानी की आमद होती है, और जब सावन के महीने होते हैं, मानसून होता है, तो मेरे ख्याल में इस इलाके से ज़्यादा खूबसूरत मैंने तो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा है। ये इतना खूबसूरत होता है। तो थर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, यहाँ की जो जितना भी लैंडस्केप है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, वेरी खूबसूरत, तमाम खूबसूरत है। एस्टॉनिशिंग मैं जिसको कह सकता हूँ। आपने नगर पार्कर भी देखा है, तो नगर पार्कर इतना खूबसूरत है कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में चंद ऐसे टुकड़े होंगे, चंद ऐसे इलाके होंगे जो नगर पार्कर से कम्पीट कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटी में। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन आवर पाकिस्तान, नगर पार्कर। जी बिल्कुल, मैं ख़ुद एक दफ़ा अचानक से आया, और मैं समझता हूँ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, शायद कोई आने वाले सालों में कोई बंदा इसको दरियाफ्त कर सके या साइंस प्रूव कर सके। इसमें शायद कोई कशिश भी ऐसी थी जो मुझे बार बार जो है वो खींच रही है, और मुझे खूबसूरती के साथ अपने आप को भी बड़ा कुछ अच्छा जो है ना फील होता है। ऐसे लगता है जहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज या कोई ऐसी रेजेस जो हैं, जो आंखों के साथ साथ जो मेरा इनर सेल्फ है उसके लिए भी वो खूबसूरती मुझे फ्राहम होती है, मुझे मिलती है। अच्छा मोहतरम, हम आपको इस थर के इसकी अगर तारीख़ जो नोन है उसके बारे में अगर आप हमारी रहनुमाई करें, तो ये ख़ित्ता तारीख़ में इसका कब से हमें ज़िक्र मिलता है, और इस ख़ित्ते का हिस्सा कौन कौन सी ऐसी जगहें, कौन कौन से शहर और जो इसमें शामिल थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। फिर इसके बाद हमसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से अदवार आए और किस किस लोगों ने इस थर के इंतज़ामात को संभाला, और फिर कैसे कैसे चलता हुआ वो आज के दिन तक पहुंच गया। थर की तारीख तो ज़ाहिर है पुरानी है। जो ये खिता है थर, ये तो बहुत पुराना है। हम ये समझते हैं कि शायद जब से ये इंडस सिविलाइजेशन का वजूद हुआ है, तो थर नेचुरली उसके साथ ही वजूद में आया था, या उससे पहले वजूद में आया था। तो इस हिसाब से कोई 5 से 7 हज़ार साल आप इसको पीछे जाएं, तो ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर एक थर का है मौजूद है। लेकिन
अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे थरपारकर में इंसानी बस्तियां कहाँ थी या लोग कहाँ बसते थे और वो कब आए, इंसानी हिस्ट्री यहाँ कितनी पुरानी है, ये अपनी जगह पे काफ़ी रिसर्चेबल चीज़ें हैं, स्टडी करने की चीज़ें हैं। लेकिन इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि जो नगर पारकर का इलाका है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेसेस इन आवर कंट्री। उसके बाद अमरकोट का जो ये बेल्ट है, जिसको इवन यू माइट हैव हर्ड, एक गांव है, एक शहर अब भी मौजूद है, वो नोटो जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल जिसको हम कस बोलते हैं, जो हमारा डेजर्ट एरिया, जो नॉन इरिगेटेड एरिया है और जो इरिगेटेड एरिया है, उसके बिल्कुल एज पे जो नोटो है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन आवर दिस सिंध दिस एरिया। तो वो आज भी वो अपने एक स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो वहाँ आपको पुरानी चीज़ें, पुराने मतलब इस किस्म के एविडेंसेस और कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो ये सजेस्ट होता है, ये बात खुल के सामने आती है कि जो पेरीफ्रीज हैं मौजूदा थरपारकर की, नगर पारकर और फिर ये अमरकोट का जो मैंने आपको नोटो वगैरह का इलाका बताया, ये प्रॉस्पेरस थे। उसके बाद अब यहाँ मिठी शहर है, तो मिठी से साउथ में अगर आप जाएंगे तो केरटी का एक छोटा गांव है इस वक्त, वहाँ भी आपको एक काफ़ी पुरानी हिस्ट्री मिलेगी। जो ये जो झालावान राजपूत क्लास के जो लोग थे, मकवाना बोले जाते हैं, उनका हिस्ट्री में जिक्र मिलता है और उनकी कोई काफ़ी यहाँ पुश्तें यहाँ रही, और उनकी अभी किसी ने एक जीनियोलॉजी कंपाइल की है कोई 20-25 साल पहले। उस हिसाब से दैट हिस्ट्री आल्सो गोज बैक अबाउट 1000 ईयर बैक, कोई 1082 ईस्वी से वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो इस हिसाब से ये इलाका भी जो मिट्टी के साउथ में है, कोई 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वहाँ भी छोटे छोटे एक प्रिंसली स्टेट कहें या डोमेन्स कहें या रजवाड़े जिसको कहें, वो मौजूद थे, इंसानी हिस्ट्री मौजूद है। फिर जो ये सेंट्रल पार्ट है जिसको हम ढाट कहें या सेंट्रल पार्ट ऑफ थरपारकर, ये मेरी हिसाब से सिंध में मुख्तलिफ एम्पायर्स रही हैं, सिंध में मुख्तलिफ इदवार के मुख्तलिफ रूल रहे हैं सिंध में। मिसाल तौर सुमरों के बाद जब यहाँ समा गवर्नमेंट, समा रूल आता है, समा इवन समा, अब समा जो थे, समा हुक्मरान हमारे, ये कोई 1351 में आए और सन 1524 तक कोई इन्होंने 170 साल सिंध में हुकूमत की। अब उस हुक्मरानों में, उस दौर में सिंध में निज़ामुद्दीन समो, जो जाम निद्धो के नाम से मशहूर रहा और सिंध में ज़बरदस्त हिस्ट्री, ज़बरदस्त तारीख़ है उसकी। तो जाम निंदो के दौर में सिंध में एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी और माशी और समाजी स्ट्रक्चर एक ज़बरदस्त किस्म का रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं उसके जो काफ़ी ऐसे मिसाल दुनिया में मौजूद हैं कि उसको वो गंवाने वाले भी उनके घर में आ जाते हैं। तो सिंध का जो आखिरी समा हुक्मरान था जाम फिरोज था, उसका बेटा था। तो उसने शायद वो उसकी जो एक एंसेस्ट्रल या उनके फादर्स की जो लेगेसी थी वो ही कुड नॉट कंटिन्यू, और नतीजतन सिंध में एक भोंचाल सा पैदा हो गया और काफ़ी बाहर की जलगारें, अरगोन वगैरह ये वो आए और नतीजतन एक डिसइंटीग्रेशन हुई, सिंध को डिवाइड किया गया छोटे छोटे खितों में, और उस वक्त काफ़ी एक ब्लड शेड भी हुए और मुख्तलिफ इस किस्म की डिस्प्लेसमेंट हुई मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की। तो काफ़ी मतलब जो हमारे राजपूत लाइनेजेस के जो मुस्लिम्स हैं यहाँ, जैसे नोड़ी, रामू, समेजा, इन ये बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी। ये मुसलमान आबादी का तकरीबन कोई 60 से 70% ये लोग बनते हैं। लेकिन उनके अलावा जो बाकी हैं, ये हमारे सेंट्रल थरपारकर में हम समझते हैं कि ये जब ये एक अफरा तफरी का दौर था सिंध के बाकी इलाकों में, समा गवर्नमेंट के खात्मे के बाद अरगोनों के दौर में,
तो काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी की आमद हुई है थर में, रिफ्यूज के खातिर या अपने कुछ बाकी चीज़ों की वजह से कि भाई पुरअमन इलाका है, जाके वहाँ कम से कम हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यहाँ था तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अब यहाँ आके बस्तियाँ कायम की, वो यहाँ लोग आए हैं। तो वो एक दौर था, ये तकरीबन कोई 16वीं सदी के बीच में, तो इसको भी कोई अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड ये स्टोरी है, ये चीज़ें यहाँ है। उसके बाद 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं तवातर से, हमारे थर से वाबस्ता। जैसे अमरकोट में कलोड़ों के इन द मिडल ऑफ द कलोड़ा पीरियड 1740 के करीब, तो नादिर शाह हमेशा यहाँ अटैक करता रहा है, दिल्ली पे किया था मोहम्मद शाह रंगीलो के वक्त में। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने भी मतलब कलोड़ों से उनका जो हुआ उसमें अमरकोट पे उसने अटैक किया। और अमरकोट में हिस्ट्री तो ये कहती है कि तकरीबन कि ये कोई 1740 में वो यहाँ आए थे, तो तारीख भी देते हैं कि भाई 16 फरवरी 1740 को लांबा, जो इस वक्त लांबा ग्राउंड है, एक हिस्टोरिक एक मैदान है उमरकोट शहर में, आज भी मौजूद है। तो वहाँ आके वो उतरा था और वहाँ जो कलोड़ा छुपा हुआ था किले में, मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो, उनसे आके उससे उनकी बात हुई, तुम क्यों छुपे हो, यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हारा पीछा करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो उसने काफ़ी यहाँ लूट खसूट की। और उनका एक ट्रेडमार्क था नादिर शाह का, वो जहाँ कहीं भी गया है दिल्ली में चाहे सिंध में कहीं भी, तो वो ऑलवेज आर्डर हिज सोल्जर्स प्लंडर एंड लूट। तो काफ़ी उस वक़्त वहाँ किलिंग भी हुई थी और लूटिंग भी हुई थी, प्लंडरिंग हुई थी। तो उस वक्त भी काफ़ी मुख्तलिफ, ख़ास करके राजपूत और बाकी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए, वो कोई छाछरों की आबाद हुए, कोई यहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर छाछरों तक। लेकिन उसके बाद तकरीबन 1780-81 में मदद खान, एक और लुटेरा यहाँ सिंध में आता रहा, वो आया और उसने भी आके छाछरों में ब्लड शेड किया, छाछरों में लूटिंग की, प्लंडरिंग की, किलिंग की। तो उस वक़्त से उस वक्त भी वहाँ से काफ़ी लोग डिस्प्लेस होके, जो ये मौजूदा मिट्टी और मिट्टी के गिर्द ये जितने आके छोटी छोटी अपने रजवाड़े बने, तो ख़ास करके ये ठक्कुर कम्युनिटी के लोग हैं, जिसको हम राजपूत कहते हैं या कहलवाते हैं, ये सारे, और कुछ और भी बनिए महेश्वरी, ब्राह्मण, आर्टिसन, वर्किंग क्लास के लोग ये यहाँ आए और इन जगहों पे आबाद हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मिट्टी शहर है, ये इससे पहले कोई छोटा कस्बा था या कुछ मुस्लिम हिंदू कम्युनिटीज़ रहती थी इन 1740 से पहले, जो वेरी टिनी एक अंदाज़ा है कि वो होगा। और फिर यहाँ आया जो ये गड्ढी बिट है, जो आपने देखा है, गड्ढी बिट इज़ ए नेचुरल प्रोटेक्शन वाल है, ये हमारी एक सेफ्टी नेट। तो यहाँ इसकी जो नेचुरल जोग्राफी है इस शहर की, वो इस तरह से है कि इसकी जो वेस्ट में जो ये गड्ढी बिट है, तो ये इसकी जो सबसे एलिवेटेड जो प्लेस है, वहाँ वो एक रास्ता होता था, वो मोर्चा होता था। फिर आगे चल के मैं बात करूँगा कि किसने आके उसको रेनोवेट किया या रिस्ट्रक्चराइज किया, लेकिन वे बैक सिंस कलोड़ा पीरियड से जब ये लोग आए तो उन्होंने उनका एक डिफेंस, वो एक पॉइंट था। तो लोग आके यहाँ बसे, उनको ये थोड़ा महफूज जगह लगी और वो आके यहाँ बस गए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। तो तकरीबन मतलब हिस्ट्री गोज़ बैक टू 350 ईयर्स, और मोस्टली जो है वो तक अराउंड 300 इन द मिडिल पीरियड ऑफ द कलोड़ा। अभी कलोड़ा जो थे हुक्मरान सिंध के, उनका 1701 में वो यहाँ सिंध में हुए आए, और मतलब हुक्मरानी उनकी शुरू होती है और 1783 में ख़त्म हो जाती है। कोई अबाउट 80 ईयर्स दे रूल्ड ओवर सिंध। फिर मीर हुक्मरान ये तालपुर आते हैं। तो थर में ये जो सेंट्रल पार्ट, मेरी बात एक्चुअल पॉइंट थी ये कि हाउ दिस सेंट्रल पार्ट डेवलप्ड। तो ये जो 3-4 वाक़यात जो हुए, ख़ास करके कलोड़ा पीरियड में या उससे थोड़ा कुछ पहले, समा रूल के ख़त्म होने के वक्त, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट हुई और लोग यहाँ आए, और आहिस्ता कहते हैं ना, जंग जो होती है या जो अफरा तफरी होती है, वो काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ देती है, तो काफ़ी नई चीज़ों को जन्म भी दे देती है।
तो मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए वेरी पुअर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, थोड़ी बहुत जो समझ मुझ में है वो यही कि सेंट्रल पार्ट ऑफ थरपारकर डेवलप हुआ ही इन अफरा तफरियों के बाद है। बाकी जो पेरीफ्री है, जिसमें मैं आपको बताया अमरकोट और ये नोटो, ये पहले आबाद थे, बहुत ज़्यादा पहले आबाद थे। इसकी हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और नगर पारकर की तो हिस्ट्री तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और अभी उसको और हम रिसर्च करने के चांसेस हैं, करना चाहिए। जो नौजवान तबका है वो अभी जो इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर करने के उनको मौके पैदा करने चाहिए। मुख्तलिफ जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी देखें, तो काफ़ी चीज़ें और भी यहाँ एक्सप्लोर हो सकती हैं। तो दिस इज़ दी सिंपल स्टोरी ऑफ थरपारकर। बाकी जो आपने बात की, आपके सवालात में काफ़ी 10-15 सवालात थे। तो कि इसकी जो डेमोग्राफी है थरपारकर की, ये तकरीबन कोई 45-55 इस हिसाब से है। हिंदू मुसलमान की अगर हम आबादी देखें तो, और तकरीबन जो छोटे छोटे टाउन हुड्स हैं, यहाँ जो शहर जिसको हम कहते हैं, उन शहरों में कुल मिला के कोई, जैसे मिट्टी है, डीपलो है, इस्लाम कोट है, छाछरो, इस किस्म के कोई छोटे जो यहाँ थर में शहर है। मिट्टी सबसे बड़ा है, उसके बाद इस्लाम कोट का आता है। तो 9% आबादी जो मौजूदा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 9% वो शहरों में रहती है, या जो ये बड़े टाउन रूट्स हैं वहाँ रहती है। 91% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन दे लिव इन विलेजेस, इन रूरल एरिया। ठीक है। अब कोई थर में कोई छोटे बड़े जो कस्बा जात हैं, जिसको हम गांव बोलते हैं, सेटलमेंट्स बोलते हैं, ये तकरीबन 2500 से ज़्यादा हैं। 2500 से ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो आबादी है थर की, जो 2017 की जो सेंसस है, इस हिसाब से यहाँ की आबादी तकरीबन 16.5 लाख है। तो अब अगर इस वक्त अंदाजे से हम कहते हैं कि अबाउट 2 मिलियन 20 लाख को क्रॉस कर गई होगी ये आबादी है। और बड़ी पुरअमन यहाँ लोग हैं, और बड़ा मतलब एक अच्छे तरीके से वो रहते हैं। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि लोग करते क्या हैं, उनका मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यहाँ थर में सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लाइव स्टॉक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उनका जो रेन फेड एग्रीकल्चर है, बड़ा फ्रेजाइल है, लेकिन जो रेन फेड मानसून में जो यहाँ रेन पर जो होती है एग्रीकल्चर, वो दूसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद कैजुअल जो लेबर वगैरह, छोटे छोटे बिजनेसेस वगैरह, वो भी अब काफ़ी मतलब जगहों पे हैं। उसके बाद इस वक्त थर, ये तो चीज़ें वो हैं जो हमारे पास थी या इस वक्त तक भी हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो आपको एक बात करूं वो ये है कि देखें, थर में थर कोल निकला, और जो कोल के ज़खायर यहाँ दरियाफ्त हुए हैं, उसकी वजह से थर इज़ बीइंग फोकस्ड फॉर लास्ट 25 ईयर्स, अंडर फोकस है। और ये कोई 90 की दहाई के शुरू में यहाँ कोल डिस्कवर हुआ 92 में। तो उस वक्त से अब तक यहाँ काफ़ी उसमें पेशरफ्त हुई है, और काफ़ी एक मरकज़ रहा है थर पूरे पाकिस्तान में और इस पूरे खित्ते में कि यहाँ कोल निकला है। और ये आगे चल के मुल्क की जो तवानाई का बहरान है उसको पूरा करने के लिए ये बड़ा इसका एक होगा। अब हम आंखों से देख रहे हैं कि जो चीज़ बड़ी रिमोट लगती थी, पता नहीं, बड़े अजम्पशन थे वैसे होगा नहीं होगा, लेकिन इट हैज़ बिकम अ रियलिटी नाउ। और थर कोल अब एक हकीकत बन चुका है। उसकी वजह से काफ़ी अभी इस वक्त कोई 3 प्रोजेक्ट अंडरवे हैं, और मैं जिसके साथ काम करता हूँ नेग्रो कोल माइनिंग कंपनी, फर्स्ट पायोनियरिंग कंपनी, वो प्रोजेक्ट है ब्लॉक 2, थर कोल ब्लॉक 2 में। तो इस वक्त पिछले 3 साल से 2 पावर प्लांट काम कर रहे हैं। 660 मेगावाट बिजली इज़ बीइंग डिस्पैच्ड इन दी नेशनल ग्रिड।
और कोल एक्सप्लोर हुआ। जो ये थर कोल ज़खायर हैं, ये दुनिया के 7वें सबसे बड़े ज़खायर हैं लिग्नाइट कोल के। और आने वाले 2 सालों में थर से जो बिजली बन के नेशनल ग्रिड में जाएगी वो तकरीबन 5000 मेगावाट होगी। अच्छा, 660 से 5000 मेगावाट होगी। और क्योंकि दूसरे भी पावर प्लांट्स यहाँ लग रहे हैं, तो कोई तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली आने वाले 3 से 5 साल तक जनरेट होगी और वो नेशनल ग्रिड में जाएगी। तो हम तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, कीपिंग असाइड ऑल इस अपोजिशन, ये वो सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया में ये भी है कि भाई कोल से छुटकारा लिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आई थिंक इन अवर्स केस व्हेन इट कम्स पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स सिंध, तो यहाँ अब ये चीज़ इतनी आसानी से या इतनी जल्दी ऐसे नहीं वाइंड अप होगा। कोल पर अब भी दुनिया की बहुत बड़ी तवानाई पैदा होती है। और इस वक्त हम ज़ाहिर के अंदर लेट कमर सफ़र, और तो ये लेट ज़रूर हुई है लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। पाकिस्तान में इस वक्त जो तवानाई का बहरान, तो उसमें इसकी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं तो आई ऑलवेज गो बाय माय हार्ट। तो मैं पब्लिक हियरिंग्स में हमेशा ये बात करता था कि हमें इसकी पजीराई करनी चाहिए। और मैं क्योंकि सन ऑफ सॉइल हूँ, थर का बेटा हूँ, तो मतलब आम तौर पे ये था भाई थर इज बॉर्डरिंग टू इंडिया, ये वो हिंदू ज़्यादा रहते हैं, इस किस्म की यहाँ मगोइयाँ होती थी, स्प्रिंग होती थी, ये रिस्क है, फलाना है या इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। तो खुदा ने कहा यार ये तो गरीब लोग हैं, और हमारे पाँव के नीचे उसने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ख़जाना निकाला। सो रादर वही हमारे लिए यही कहा जाता था कि भाई ये एक रिस्क है, लेकिन अब आप देखेंगे वी हैव बिकम द लाइफ लाइन टू दिस स्टेट। हम इस मुल्क के एसेट बन गए हैं, और हम अब एक ज़िंदगी की ज़मानत बन गए हैं कि देखें, क्योंकि दिस कोल, ये जो कोल है इसके ज़खायर इतने हैं, 175 बिलियन टन, 175 बिलियन टन या कोल है। और अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड ये प्रोजेक्ट चलते हैं कोल निकालने के और बिजली बनती है, तो दिस विल लास्ट फॉर मोर देन 500 ईयर्स। अब 500 साल के बाद ये खित्ता कैसा होगा आप इमेजिन करें। आज 2021 है, 1521 में मुग़ल नहीं आए थे हिंदुस्तान में, हमारे इस पाकिस्तान इंडो पाक में मुग़ल नहीं आए थे। आप देखें मुग़ल दौर से पहले हिंदुस्तान कैसा था, या हमारा थर आज से 500 साल पहले कैसा था, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये खित्ते थे ही नहीं, ठीक उसके बाद बने हैं। तो इस हिसाब से आने वाले 500 सालों में आज थर की लिटरेसी रेट बिलो 30 है। आइंदा 20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में थर इंडस्ट्रियलाइज बन जाएगा। हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से हमारी सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्मिंग। एक बड़ी ट्रांजिटरी पीरियड से हम गुजर रहे हैं, और जो एक रेनफेड एग्रीकल्चर से हम निकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। और मैं तो एक छोटे शागिर्द की हैसियत में देख रहा हूँ थर में कि थर कीपिंग असाइड इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तहसील हैं या यूनियन काउंसिल्स हैं, उनको छोड़ के थर तो मुख्तलिफ जोन्स में एक नेचुरल उसकी एक डिवीजन हो रही है। एक कोल एरिया बन रहा है, एक पूरी एक अर्बन स्ट्रिप बन रही है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि इस्लाम कोट और मिट्टी एक कनेक्टिंग ट्विन सिटी बन जाएंगे आने वाले 10 से 12 सालों में। आप आज भी उसके आसार मौजूद हैं। उसके बाद इवन मिट्टी से आप डिप्लो साइड जाएंगे या चेलार साइड जाएंगे, तो आने वाले 30 सालों में ये भी कनेक्टिंग हो जाएंगे। और मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि इस्लाम कोट विल बिकम 4th or 5th लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का 3रा या 4था सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बन चुका होगा आने वाले 15-20 सालों में। और मिट्टी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जामशोरों के बाद 2nd लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर बनेगा मिट्टी। और डिप्लो जो है
उसको मैं देख रहा हूँ कि एक इंडस्ट्रियल, छोटे छोटे इंडस्ट्री यूनिट्स वहाँ लगेंगे और वहाँ के मकामी लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक कनेक्टिंग जो अभी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है थर में डेवलप, इसकी वजह से मतलब थर की जो एक हरू-भरू एक जो एक शनाख्त थी कि भाई बड़ी लाइफ वहाँ कैद साली है, ये है, वो है, लेकिन इतनी तेजी से माशरा तब्दील हो रहा है कि आप उसको रोक नहीं सकते। सिर्फ एक चीज है कि इस इतनी तेजी से बदलते हुए सोसाइटी को मैनेज करने के लिए आप में एक विल पावर और एक पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, बड़ी जबरदस्त किस्म की एक प्लानिंग चाहिए। वो किस तरह से होती है, ये हमारे लिए इम्तिहान जरूर है। ये हमारे लिए, या हमारे थिंकर्स के लिए, हमारी प्लानर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी रियासत के लिए, ये है कि हाउ टू मैनेज दिस फास्ट रेट जो तब्दीली आ रही है, जो चेंज आ रही है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ रही है, मल्टी डायमेंशनल चेंज आ रही है, उसको किस तरह से हैंडल किया है, उनको किस तरह से मैनेज करें, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो चीज़ें हैं। दूसरा जो तब्दीली ये इसकी वजह से क्या हुआ है, क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेस है, थर की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो अर्बनाइज हो रही है। 1998 में जब हुई थी हमारी सेंसस, तो थर में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो अराउंड 4%। आज मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन 9% है। ये 9% की डेटा भी 4 साल पहले की है। और इन 4 सालों में काफ़ी लोग आए, तो मैं तो कहता हूँ इस वक्त कोई 12 या 13% आबादी है वो शहरों में। और हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से ये लोग शहर की तरफ रोड साइड पर आ रहे हैं, लगता है कि आने वाले 10 से 12 सालों में तकरीबन 70% आबादी थर पारकर की अर्बनाइज हो चुकी होगी, या जो सब अर्बन एरियाज हैं वहाँ वो आबाद हो चुकी होगी। बड़ी तेज़ी से ये लोग वहाँ आ रहे हैं। अब बाकी जो इलाका बचते हैं, मैं आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, नगर पार्कर है। नगर पार्कर जाहिर है कोल से थोड़ा दूर है, लेकिन उसके पड़ोस में तो कोल है ओरली तरफ। नगर पार्कर हम देख रहे हैं, इट विल इमर्ज वन ऑफ द पोटेंशियल प्लेसेस फॉर टूरिज्म। इतना पोटेंशियल है वहाँ, हिस्टोरिक प्लेसेस से लेकर वहाँ के जो बड़ी एक रिलीजियस टूरिज्म ज़बरदस्त तरीके से वहाँ हो सकता है। रिसर्चर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेस है। तो वहाँ के जो नेचुरल लैंडस्केप, वहाँ के जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, मसाजिद हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं और पिलग्रिमेज साइट्स हैं, वो सब लोगों को अट्रैक्ट, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो उनका पूरा लैंडस्केप ही ऐसा है नगर पार्कर का कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग जो है वो सालाना जाते हैं। वहाँ इंडस्ट्री टूरिज़्म को अगर बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ाया जाए तो ये बड़ी रेवेन्यू जनरेट वहाँ होगी और लोगों को बड़े सर्विसेज जाएंगे। हम तो कहते हैं कि लोकल लोगों को स्किल इन्हांस किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए कि हाउ टू प्रोवाइड टूरिस्ट सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से दी जाएं। मकामी लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको वो मदद करे, उनकी ट्रेनिंग करे, उनकी तरबियत करे कि वो इन सारे चीज़ों को, क्योंकि जो लोग वहाँ जाएंगे, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 10 सालों से जब से ये कनेक्टिंग रोड बने हैं, तो कोई एवरेज सालाना मानसून और विंटर सीज़न में जब अच्छा मौसम होता है तो कोई 2.5 से 3.5 लाख लोग सालाना वहाँ पिछले 4-5 साल से आते हैं, इंटर होते हैं थर में और मुख्तलिफ अपने ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं। अब इस्लाम कोट के करीब इस कोल की वजह से एयरपोर्ट भी बन गया है। वहाँ भी चार्टर्ड प्लेन्स तो आते हैं, उतरते हैं, हेलीकॉप्टर भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, हवाई जहाज़। तो उसको अगर और आगे कमर्शलाइज किया जाए और नगर पार्कर को कनेक्ट किया जाए अच्छे कनेक्टिंग रोड से, और टूरिज़्म के लिए वहाँ अभी सिंध गवर्नमेंट ने, कल्चर डिपार्टमेंट ने काफ़ी वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी किस्म की बनाई हैं, गेस्ट हाउसेज बनाए हैं, मोटल्स बनाए हैं,
और अब सुना है मैंने अभी ताज़ा कि जो कल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म और कल्चर डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, वो शायद नगर पार करके पहाड़ों में कारूंजर की रेंज में वो जो ये जो चेयर लिफ्ट है, अच्छा, उनका भी वो वहाँ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इस मतलब वहाँ काफ़ी जो है वो इस किस्म की चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, कुछ हुई हैं लेकिन और ज़्यादा होनी चाहिए। तो नंगर पार्कर, इस्लाम कोट, मिट्टी, डिप्लो, अब और डिप्लो में कलोई भी आ गया, अच्छा, क्योंकि कलोई का काफ़ी कुछ एरिया जो है वो इरीगेटेड लैंड है, अच्छा, तो वहाँ ये इरिगेशन भी होती है और केनाल वाटर से वहाँ इरिगेशन होती है, ठीक है, जहाँ ये हमारे अरबाब अच्छा, साहबान ये वगैरह ये ठीक रहते है, हैं। ठीक है। अब सवाल बनता है कि जो नॉन कोल एरिया है, उसमें क्या होगा? डाहली हम्म, तालुका और छाछरो, हम्म, अब वहाँ एज सच कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मनी है, जो नौजवान हमारे गारमेंट फैक्ट्रियों में या मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, ज़्यादातर कराची में काम करते हैं, वो मोस्टली उस एरिया से हैं। अच्छा, उनके कोई तकरीबन मोर देन 200,000 यंगस्टर्स दे डू वर्क देयर इन कराची, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, टेक्नीशियंस के तौर पर काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, चौकीदार हैं, और इवन कुछ पढ़े लिखे काफ़ी और भी काम करते हैं। गारमेंट फैक्ट्रियों में हज़ारों लड़के काम करते हैं, तो उनकी रेमिटेंस मनी वहाँ जाती है। अब वहाँ के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि हाउ टू सपोर्ट मोर इन छाछरो इन डाली। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि थरपारकर में देखें, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन हो चाहे, तो वहाँ वो कम है अच्छा, वहाँ, लेकिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, अच्छा, बहुत ज़्यादा, द छाछरो एंड डाहली आर द थिकेस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अच्छा, और बड़े सेटल्ड अच्छा, उनके बड़े बड़े जो गांव हैं, और बड़े बड़े गांव में हज़ारों में उनकी आबादियां हैं, और बड़े सेटल्ड और बड़े ऑर्गेनाइज्ड उनके स्ट्रक्चर जो गांव हैं वो वहाँ उस एरिया में मौजूद है। अब आते हैं कि आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वो वहाँ इतनी एज नेचुरल कोई प्रोडक्शन नहीं है, पानी भी की भी किल्लत है, एग्रीकल्चर भी रेनफेड है, और कोई नेचुरल कोई मिनरल्स वगैरह भी वहाँ नहीं है, तो फिर लोग इतने वहाँ ज़्यादा सेटल्ड क्यों हैं? अब ये चीज़ें हमारी डेमोग्राफी के एक ट्रेंड्स हैं। अब वहाँ जो लोग बसते हैं, उनकी एक जो एक एंसेस्ट्रल, अगर आप कहें, उनके जो हिस्ट्री है, वो उनका एक मिजाज है उन लोगों का कि वो अपने गांव छोड़ते नहीं हैं, वो माइग्रेट नहीं करते हैं। मिसाल तौर मुसलमान माइग्रेट नहीं करता है। हालिया सालों में अगर आप 50 सालों में पीछे जाएं, तो 50 साल तो तकरीबन मेरी मतलब याद में मुसलमान लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, जैसे कोली भील ये थर के माइग्रेट करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं, मूव होते हैं, बैरेज एरिया में चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन छाछरो और डाली में जो मुसलमान रहते हैं, उनका मैंने आपको बताया, जो नोड़ी रामू समेजा, दे इवेंचुअली दे मेक अबाउट more than 60 to 65% पॉपुलेशन ऑफ इंटायर हिंद मुसलमान पॉपुलेशन का बनाते हैं। वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े हिस्टोरिक हैं। वो अपने आप मतलब एक उनकी एक जो एक राजपूत एंसेस्ट्री है, उसको वो इवन उनके मिजाज में वो चीज़ मौजूद है, ओन करते हैं। वो अपने ज़मीन से मोहब्बत में, अपने गांव से, अपने वो जो खेत खलियान जो भी हैं, उनसे उनका जो एक अटैचमेंट है वो एक बिल्कुल ही एक वो तारीखी है। इसलिए वो कुछ भी हो जाए, वो तो मतलब भाई अपनी फैमिली वहाँ लेके जाएं या इस तरह से, वो नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ कोई इसके अब सवाल है कि क्या प्लानिंग वहाँ होनी चाहिए, वो दिस इज द वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर promoting and developing the people in छाछरो एंड दाहली एरिया जो है, बड़ा एरिया है, बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ अर्जेंटली जो है वो काम होना चाहिए, लोगों को और ज़्यादा क्या मतलब वहाँ मिले। तो वो एक
का कोई इंडस्ट्री आ सकती है, या खुद लोग उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के साथ, सर्विसेज वहाँ से सर्विसेज वहाँ, हाँ। तो ये एक बड़ी एक इकोनॉमिकली क्या हो सकता है, या मतलब वहाँ कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो जाए, लोकल लोग कोई इन्वेस्टर हैं तो उनको किस तरह से ऑन बोर्ड किया जाए। तो ये मतलब एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। या कोई अदरवाइज मैं समझता हूँ कि थर में एक बड़ी एक क्या कहते हैं कि दो मुख्तलिफ थर हो जाएंगे। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी जोन्स में वो बट जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे होगा, लेकिन ये जो बिल्कुल जो नॉन कोल एरिया है जहाँ और कोई मतलब सवाए रेमिटेंस के और कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम या नेचुरल प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ अर्जेंट बेसिस पे प्लानिंग की, रिथाबंदी की, मनसूबाबंदी की ज़रूरत है कि उन लोगों के साथ जो जो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो वक्त के जो हुकूमत हैं उनको सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज़। अच्छा मोहतरम, आपने इतनी डिटेल और वेल रिसर्च्ड और ये जो सारा इतनी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, इस पे काम किया है, उसमें आपने हमें मुख्तलिफ जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी हमें दिए, और ख़ुद भी आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्या आपको कोई किसी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिला है, या किसी प्राइवेट की तरफ से आपने इतनी वर्किंग इस पे की है और फोरसीन की हैं आपने चीज़ें, एक पूरा खाका जो है आइंदा आने वाले जो प्रोग्रेसिंग थर है उसका बनाया है? तो क्या ये आपने इस पे कोई एज अ प्रोजेक्ट काम किया है, या ये खुद ही अभी आप इसको कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा पैशन भी रहा है और मेरी एक दिलचस्पी रही है इन चीज़ों में। मैं बचपन से या स्कूल एज से ये मेरा पैशन रहा है, चीज़ों को इकट्ठा करना, उनकी इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना, लिखना, डायरी मेंटेन करना, यहाँ से वहाँ से जो चीज़ें मुझे मिलें उसको संभाल के रखना। अब एक बड़ा मतलब मेरे पास ज़ख़ीरा हो गया। तो मैं एक बात आपको बताऊं जो मैं ज़रूरी समझता हूं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में या उससे पहले कॉलेज में, स्कूल में, तो हम पढ़ते थे, बड़े बड़े जो हमारे क्लासिकल राइटर्स थे, बड़े राइटर्स थे पाकिस्तान में, सिंध में, इवन वर्ल्ड राइटर्स। तो पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था, एक कंपटीशन भी होती थी कि भाई फ़लाँ ने वो किताब पढ़ी है तो मैं भी वो पढ़ लूँ, मुझे पढ़नी चाहिए। फिर डिस्कशंस का ज़माना था यूनिवर्सिटी में, ख़ास करके जो स्टूडेंट्स थे उनके ग्रुप्स बने हुए थे और बड़ी ज़बरदस्त एक नज़रियाती डिस्कशंस होते थे कि भी फ़लाँ वो किताब पढ़ के आए, भाई उसने जो है वो मैक्सम गोर्की को पढ़ा है, उसने टॉलस्टॉय को पढ़ा है, उसने विंस्टन चर्चिल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, या उसने हसामुद्दीन राशिदी को पढ़ा है। तो कल मैं भी वो पढ़ के आऊँ, भाई सब्ते हसन के वो किताब पढ़ लिए हैं फलाने ने। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी और बड़ी कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था। तो पढ़ने में मज़ा आता था और फिर पढ़कर बात करना और पढ़कर डिस्कशन करना मज़ा आता था, और बड़ा हम एक दूसरे से सीखते थे, सिखाते थे, सीखते थे। तो कभी ज़हन में नहीं था कि हम भी कोई लिखने के काबिल हो जाएंगे या लिखेंगे। मैं तो आज भी नहीं समझता हूँ कि हम लिखने के काबिल हैं, इधर से उधर से बस घिसी पीटी चीज़ें। तो लेकिन पिछले 20 सालों से मैं यहाँ 15 सालों से देख रहा हूँ, और खुसूसन 10-15 सालों से, तो ज़माना तब्दील हो गया है। हर दूसरा जो है वो मतलब भाई आओ ये लिखो, ये किताबें आ रही हैं। तो आई डोंट सी किताब में जो बुक राइटर हैं शायद वो रिडंडेंट हो गए हैं और बुक मेकर ज़्यादा आ गए हैं, और बुक मेकिंग ज़्यादा हो रही है। तो मैं तो कहता हूँ शायद ये उसमें काफ़ी डिस्टोरियन भी हो रही है हिस्ट्री की, और मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने से पहले जो लिख लेते हैं फिर वो काफ़ी जो है वो एक ख़राब काम कर देते हैं, और उसमें जो नई जनरेशन है उनको पता ही नहीं होता है। सोशल मीडिया वगैरह में मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन
उसमें इस किस्म की बम्बार्डमेंट हो गई है, इस किस्म की जो है वो एक इतना उनका एक क्राउड हो गया है इन चीज़ों का कि अब ये अच्छे बुरे की जो है वो पहचान भी ख़त्म होती जा रही है। तो जैसे पॉलिटिक्स में आप देखें, हम जब डिस्कशन होता था, बहस होते थे, तो भाई ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, ये सेंटरिस्ट है। अब आप देखें ये सारा शीराज़ा बिखर गया है, पता ही नहीं है कौन सेंटरिस्ट है, कौन लेफ्टिस्ट है, कौन राइटिस्ट है। ये नज़रिए ख़त्म हो गए हैं और सियासत के रुख बदल गए हैं। अब आपका सारा नज़रिया, आपका सारी सियासत आपके पास है क्या, उससे चलता है। है से मुराद आपका इंफॉर्मेशन बैंक नहीं, आपके पास पैसा कितना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है। तो वो चीज़ें अब हम इन बिटवीन ब्रीड के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब वो जो ज़माना था, जो बड़े लोग थे हमारे, मतलब 30-20-25 साल पहले सिंध में, पाकिस्तान में मौजूद थे, अब एक एक करके वो तो चले गए। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब नया दौर है। अब हमने जिन लोगों ने उनको भी देखा, वो किसी ने कहा कि हम शायद पहली नस्ल हैं जिसको औलाद नहीं मानेगी, और हम शायद आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का कहना माना। अच्छा। तो हाँ, शायद मैं भी उसी मतलब ब्रीड से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम उस वक्त यही सोचते थे कि लिखना हमारा, इट कैन नॉट बी आवर प्रीरोगेटिव, हमारा काम पढ़ना है, हम दुनिया का नॉलेज पढ़ें, और लिखने वालों ने लिखा है। लेकिन आज पढ़ने वाले तो शायद सो गए हैं और लिखने वाले इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अभी ना तो किताबों के नाम याद रहते हैं, ना लिखने वालों के नाम याद रखने की हम जुर्रत ही नहीं कर सकते कि पता नहीं, रोज़ाना अखबार में देखते हैं फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो किताब लिखना अभी एक लाफिंग स्टॉक बन गया है मेरे सामने। कराची के एक राइटर हैं, वो बल्कि एक दिन मजाक में फ़ोन पे बात करते हुए कह रहे थे कि अब किताबें जो है ना वो वज़न के हिसाब से लोग लिख रहे हैं कि जी फ़लाँ ने 400 किलो किताब लिख दी है, फ़लाँ ने 2 मन किताब लिख दी है, क्योंकि एट द एंड वो फिर तुल के ही बिकनी है। जी, 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 जी। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं शायद मुरवत कर रहा था इस बात करने में, अभी वो हाँ, तुल के बिकेंगी, तुल के बिकेंगी, तुल के बिकेंगी। तो मैं मतलब जो है ना भाई, हम ना राइटर हैं ना, मैं रीडर ज़रूर रहा। हिस्ट्री मेरा पैशन रहा है, हिस्ट्री से मेरी मोहब्बत रही है, अदब से मोहब्बत रही है। मैं इतना मतलब अदब का कोई इतना अच्छा शागिर्द नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर ऐसे होगा कि ये बस धूल तो उड़ती है एक दफ़ा, चीज़ें उसमें धुंधला जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जब बैठेंगी तो वही पुराने अच्छे राइटर, वो पुरानी बुक्स और ये सारी चीज़ें वहीं पे खड़ी होंगी, और लोग इससे दोबारा जो है वो जो इस्तिफ़ादा है वो हासिल करते रहेंगे। सही कह रहे हैं। देखें, सवेरे मैंने बात की ना, अब बात ये है कि वो कहते हैं ना, मौलवी साहब कहते हैं कि भाई सिक्का राइजुल वक्त, कि हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी कहा है कि वक्खर सोई वाए पए पुराण न थे, कि आप उस बिजनेस की बात करो जो पुराना ना हो, कि आप उसकी बात करें। अब आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त आपके हाथों से निकल जाएगा। अब आपने, यू डोंट हैव टू लिव इन योर पास्ट। अब आप हर वक्त अपनी माजी में ये हुआ था, हम ऐसे थे, हमारे पास ये था, लेकिन आज क्या है, आज के वक्त में, आज आज आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आज आप क्या कर रहे हैं, आज का ज़माना आपसे क्या तकाजा कर रहा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज अगर अब मिसाल तौर मैं थर के माशरे की बात करूं, थर की सोसाइटी की बात करूं, तो थर में अगर गुर्बत है या थर में लोगों की तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, तो उसके लिए भाई पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसे नहीं था, भाई बिल्कुल नहीं था या था, ये बहस ही नहीं है। जो आज 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 जो चीज़ दिख रही है या देखने में आ रही है, या जो चीज़ मौजूद है, उसको आप किस तरह से एड्रेस करोगे, उसको आप किस तरह से ख़त्म करोगे, उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या है, वो बात होनी चाहिए। तो मैं भी इसी बात का कायल हूँ कि आपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बाकी क्या कर रहे हैं, अगर हर शख्स, हर शहरी अपने हिस्से का, अपनी ज़िम्मेवारी का काम बड़ी ज़िम्मेवारी के साथ करे, तो ये माशरा
कोई इसमें कवायद नहीं है कि वो सही ना हो, बिल्कुल वो सही अपने रास्ते में आ जाएगा और लोगों को भी एक सही ज़िंदगी मुयस्सर हो जाएगी। दूसरी बात जो इस वक्त आपने भी देखी है, सवेरे आप चाय के कप पे ये हम डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई थर में लोग जो है वो खुदकशियाँ करते हैं। अभी नाउमीदी है, ये है, वो है। देखें, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो बाकी दुनिया जान के डेटा फिगर्स हैं तो इसके भी हैं थोड़े बहुत मेरे पास। तो अब देखें, एक अभी ताज़ा हमारा एक सेमिनार हुआ था, पाकिस्तान रेंजर्स ने किया था एक हफ्ता पहले मिठी में, तो मैं उसमें वो स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर कंपेयरिंग कर रहा था। डीसी साहब भी, बाकी भी काफ़ी एक्सपर्ट भी आए हुए थे। तो उसमें जो एक बड़े एक्सपर्ट ने एक प्रेजेंटेशन दी, उसने कहा कि भाई दुनिया में तकरीबन 7 मिलियन लोग सालाना खुदकशी करते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। उसने कहा भाई हर 40 सेकंड के बाद एक ज़िंदगी सुसाइड के तौर पर ख़त्म हो जाती है। एवरी 40 सेकंड अ पर्सन कमिट सुसाइड। अब उसने ये भी बताया कि भाई पिछले 5 सालों में थर में कोई 512 लोग सुसाइड कर चुके हैं। उसमें इतने ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं। मर्दों की तादाद थोड़ी कम थी, औरतों की ज़्यादा है। तो उसने कहा कि भाई जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उसमें ये थोड़ा ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा है, मुसलमानों में कम है। मैंने 2 साल पहले एक स्टडी की थी इस चीज़ को देखने के लिए। मेरे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उन छोटे छोटे उनके इंटरव्यू किए। ऑन द स्पॉट कोई 25-24 केस मैंने देखे जाके, उनके रिश्तेदारों से, उनसे जाके। लेकिन ये था कि भाई मतलब एक इंसिडेंट होने के बाद ही हम वहाँ पहुँचे थे, हम उन लोगों से बातचीत की। और एक रास्ता डिस्ट्रिक्ट, ये भी नहीं कि किसी पर सर्टेन पॉकेट में, लेकिन एक रास्ती डिस्ट्रिक्ट एक हम गए, उनके नूक एंड कॉर्नर सब में हम गए। तो वहाँ कोशिश की कि हम हर किस्म के लोगों से मिलें, और कोशिश करके मैं मतलब गया, हर बिरादरी में गया जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए थे। तो मैं उसकी जो एक निटी ग्रिटी तो है वो डॉक्यूमेंट भी मैंने की है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो पब्लिश भी हो गई है। कीपिंग असाइड मेडिकल असबाब तो ज़ाहिर है सुसाइड की सारी दुनिया में एक ही हैं, थर में भी वही होंगे जो सारी दुनिया में है, वही साइको फलाना ये वो। मैं उसमें डिस्पाइट आई एम बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू गो इन दीज डिटेल्स। मैं एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत में या एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत में बात करना पसंद करूंगा, या मुझे ज़रूरी लग रहा है कि मैं वो आपको थोड़ा ये चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। देखिए, मेरी एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमारी इस सोसाइटी में एक बड़ी तेज़ी से जो एक तब्दीली जो आ रही है, उसके जो इन बिटवीन जो चीज़ें हो रही हैं वो है जो हमारा गांव का स्ट्रक्चर है, जो विलेज है, विलेज स्ट्रक्चर फ्रेजाइल हो गया है। अब विलेज स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है, क्यों फ्रेजाइल है? क्योंकि वहाँ जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, जो एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर होती थी थर में, फिर एक हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट इतना फ्रेजाइल हो गया है कि उसमें इतना एक बिखराव आ गया है कि जो घर में डिसीजन मेकिंग जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो करता था, और उस हिसाब से जो गांव में ये जो वडेरा लफ्ज़ है, मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता हूँ कि वडेरा मीन जिसके पास पैसे ज़्यादा हों या बकरियां ज़्यादा हों या मिल्कियत ज़्यादा हो, नहीं, वो जो सबसे बड़ा मोतबर जो होता था उसको हम वडेरा कहते हैं। एटलीस्ट मेरे पास मफहूम उसका ये है कि जो वो मोतबर है, जो सबसे ज़्यादा मतलब वैसे तो सारे बाइज़्ज़त हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस नॉलेज वो जो ओन करे पूरे गांव को, उसको वो पटेल या वडेरा या उसको जो हेड ऑफ द विलेज हम कहते हैं यहाँ ये। तो अब जब गांव का स्ट्रक्चर फ्रेजाइल हो गया है, घर का स्ट्रक्चर फ्रेजाइल हो गया है,
एक्सटेंडेड फैमिली का स्ट्रक्चर फ्रेजाइल हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, रिप्लेस हो गया है। अब डिसीजन मेकर कौन है गाँव में, कौन है घर में? वो जिसके पास ज़्यादा बिलोंगिंग है, जिसके पास अपनी गाड़ी है। अब वो गाड़ी तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो तो चला ही नहीं रहा है। जिसके पास अच्छा मोबाइल है वो बाहर निकलता है, वो एडिक्शन भी करता है, शराब नोशी भी करता है, सिगरेट भी पीता है और बाकी दुनिया जान की चीज़ें भी करता है। अब मैं ये नहीं बताता हूँ कि उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किससे है या वो क्या उसके नज़रिया जाते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस ये है। अब उसने अल्टीमेटली रिप्लेस कर दिया है जो हमारे रवायती तौर पर जो घर का हेड होता था या गांव का हेड होता था। अब वो पूरा साइडलाइन हो गया है या रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह पे वो लोग आ गए हैं जिनको ना हमारे मिजाज का पता है, ना गांव की इज्जत का पता है, ना गांव के कल्चर का पता है, ना डिसीजन मेकिंग का वो क्या कहते हैं कि उनके पास वो अखलाक भी नहीं है, वो जुर्रत भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंडेम कर रहा हूँ या उसको कमज़ोर कर रहा हूँ कि नई नस्ल सामने ना आए, लेकिन जो मिजाज है वो इतना मतलब उसमें बिगाड़ आया है, उसमें इतना बिगाड़ आया है कि जो हमारी बुजुर्ग कम्युनिटी, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है या जो 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं, अब वो बिल्कुल एक अलहदा उनका एक अपना एक मिजाज बन गया है और वो निकल गए हैं। अब उन नौजवान वो मैं कहता हूँ उनको वो अनगाइडेड मिसाइल है, अच्छा, कहीं भी जाते अनगाइडेड मिसाइल है। अब उन अनगाइडेड मिसाइल्स की वजह से क्या हुआ है कि हमारा पूरा जो ये माशरा है वो बिगड़ा है। एक चीज़ इसको मैं कनेक्ट दूसरी बात से करता हूँ। दूसरा ये कि 2010 के बाद मिसाल तौर यहाँ सिविल सोसाइटी काम करती थी सिंध में, थर में भी, NGO जिसको आम उर्फ में कहा जाता है। उसका एक बड़ा फायदा था कि लोगों की इंगेजमेंट और मोबिलाइजेशन ज़बरदस्त थी उससे। मिसाल तौर मैंने थरदीप के साथ काम किया कोई 15, 17, 16 साल, तो उसमें वो शाम एक भी खाली नहीं जाती थी कि जिस शाम हम जाके किसी गांव में लोगों से बात ना करें। तो इस तरह से कोई 200 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ गांव में बिखर जाते थे और पूरे थर में हम टार्च पे बत्ती पे जाके उन लोगों से, तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 4 से 5,000 लोगों से पला पड़ता था और उन 5,000 लोगों की बात पूरे थर में फैलती थी कि फलां ने आके वहाँ पाड़ा कम्युनिटी से या विलेज के ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की है, लड़कियाँ लड़के ये वो सारे, खवातीन से बात होती थी, बच्चों से बात होती थी, बड़ों से बात होती थी। वो 2010 की जो ये महाफ्लड आई, उससे जो इंस्टीट्यूशंस थे बड़े बड़े वो ख़त्म हो गए या कमज़ोर हो गए। उनकी जो प्रोग्रामेटिक अप्रोच थी वो ख़त्म हो गई, वो रिप्लेस हो गई प्रोजेक्ट से। छोटे छोटे भाई आपको ये सर्विस देनी है, जाके वहाँ ये आपने ये बिस्तर बोरिया बांटना है। अब भी इस किस्म की जो सर्विसेज आई उसने इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर दिया। शॉर्ट टर्म ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आए और शॉर्ट एरिया। एक यूनियन काउंसिल के 10 गांव में आपने जाके ये चीज़ें बांटनी है। अब बांट के आ गए, आपने 10 दिनों में ये काम करना है। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा हम क्या करते थे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि जो उसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं था, इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी कि भाई हर गांव में स्कूल है, हर गांव में तकरीबन हर दूसरे या तीसरे गांव में स्कूल है और वहाँ टीचर हैं। उन टीचर की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, उनको एंगेज किया जाए कि लोगों को लेयर टाइम भी दे और इंटरटेन भी करे, कुछ इस किस्म की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हों, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हों। अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल थर में ख़त्म हो गई हैं। अब उसको रिप्लेस कर दिया है हर वक्त जो हमारे अनगाइडेड मिसाइल जिसको मैं कहता हूँ, जो नौजवान है, अब उसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उसको हार्वेस्ट कौन करे, उससे फ़ायदा कौन ले? तो उन्होंने वो जो कचहरी होती थी, वो जो बातचीत होती थी, वो जो काउंसलिंग होती थी, वो जो गैदरिंग होती थी, वो जो एक मीटिंग्स होती थी,
वो सारी ख़त्म हो गई और हर एक अपना अपना फ़ोन लेके, मोबाइल फ़ोन लेके इधर बैठा है उधर बैठा है। अब उसमें भी खराबी क्या आई, वो ये कि इन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की वजह से, मिसाल तौर मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और मुझे किसी एनजीओ में सर्वे का काम मिल गया 2 महीने का या महीने का, पैसे अच्छे ऑफर हो गए, ठीक है, मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिले। मेरी प्रायोरिटी ये बिल्कुल ही नहीं है कि मेरा बाप बीमार है या मेरे घर में बहन की शादी है, मैं पैसे वहाँ नहीं, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे टच स्क्रीन फ़ोन लेना है। पहला सब्जेक्ट। मैं दोबारा आपको कहूँगा कि मैं इस टच स्क्रीन फ़ोन का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उसको गलत तरीके अप्रोच जो करते से हैं। जो इस्तेमाल किया जाता है उसका मैं मुखालिफ हूँ, वो सही नहीं है। अब वो लड़के, वो नौजवान क्या करते हैं, वो अब 2 महीने के बाद तो उनके पैसे मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो सर्वे महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की ख़त्म हो गई। अब उनके पास एक 40,000 का या 30,000 का या 20,000 का या 15,000 का वो सेल फोन तो आ गया। अब उसमें जो उसके लिए जो चाहिए पैसे बाकी उसको चार्ज करने के लिए, वो कहाँ से आए? फिर उसका मिसयूज होता है, फिर उसका मिसयूज होता है इसमें। और ये जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, अपने धंधे से छूट जाते हैं, कुछ देर की पैसे आने के बाद, मिसाल तौर साल में 365 दिन है या 12 महीने हैं, एक महीना आपके पास काम था, 30,000 रुपये या 40,000 भी आपको मिल गए, 10 या 11 महीने आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फोन तो पड़ा है। अब मिस यूज ऑफ दैट फोन ड्यू टू दैट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और नॉन एंगेजमेंट अप्रोच, लोगों को कोई एंगेजमेंट नहीं है, लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, गांव में जाके कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि विद इन पॉपुलेशन एक बड़े गैप्स पैदा हो गए हैं। नौजवान और जो एल्डरली अडल्ट जो पॉपुलेशन है उसके दरमियान एक बड़ा गैप पैदा हो गया है। अब इस गैप की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान जिस तबके को हुआ है वो औरत है। वो कैसे? वो इस तरह से कि वो इस चीज को अच्छा नहीं समझती है, लेकिन वो ये समझती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो उसमें वो जुर्रत, वो न बुजुर्ग से मुरवत में बात करती है और उस जो अनगाइडेड मिजाइल है उससे वो डर के बात नहीं कर रही है, मरूब है। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है कि जो इमेच्योर लड़कियां या इमेच्योर जो लड़के हैं जिसमें नशा भी आ गया है लड़कों में खास करके, अब वो सबब बन रहे हैं इन खुदकशियों के। ये मैं एक सबब बता रहा हूँ, इस किस्म की ये लंबी कहानी है। ये मैं जो मेरे नजदीक जो असबाब है उसमें ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। मैं कनेक्टिंग आपको बात कर गया कि एक बात से दूसरी बात, ये एक पूरी एक सीरीज ऑफ दी कनेक्टिंग चीजें हैं जिसकी वजह से एक सबब बनता है। ठीक, दूसरा आप देखें चेंजेस हैं, हाँ ये चेंजेस हैं। दूसरा आप देखें हमारे माशरे में अर्बनाइजेशन का मैंने आपको जिक्र किया कि यहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन उन अर्बनाइजेशन के अंदर भी जो हमारे रवायती ट्रेंड्स हैं, मिसाल तौर हमारा एक कोल्ही कम्युनिटी है यहाँ थर में, सिंध में है काफ़ी, थर में कोली है। अभी कोलियों की तादाद भी थर में कोई तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है, 2 से 3 लाख के दरमियान कोली है यहाँ। हाँ, कोली भील। तो कोली जो हैं, कोलियों का रहन सहन, मैं तो उनको कहता हूँ मार्जिनलाइज्ड विद इन मार्जिनलाइज्ड, जो पिछड़े हमारे तबके हैं, तबकाजात जो हैं, उनमें भी अगर उनके अंदर कहा जाए कि इनमें से भी पिछड़ा हुआ तबका कौन सा है, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कौन है, तो वो कोली है। और उन कोलियों में जो इंतहाई गरीब आपको मुफलिस नादार किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन उनका जो एक सदियों पुराना जो ट्रेंड है वो यही है कि वो गांव में अगर कहीं बैठे हैं तो बिल्कुल ना वो बाकी हिंदुओं के साथ होंगे ना बाकी मुसलमानों के साथ होंगे, वो बिल्कुल अलहदा जाके गांव से अलग एक टीले पे जाके बसेंगे
वहाँ अपनी बस्ती बनाएंगे, होंगे उसी गांव में, लेकिन उनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना, उनके जो स्टाइल लिविंग स्टैंड जो एक तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब उनमें शादी ब्याह के जो रसूमात हैं, खाने पीने के जो रसूमात हैं, उनका एक आइसोलेटेड बिल्कुल तरीके से रहने के जो रसूमात हैं, अब वो क्या हुआ है, अब देखिए कोलियों में सबसे ज़्यादा ये वाक़यात खुदकशी के हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई दुनिया के जो फिगर्स हैं खुदकशियों के वो हमारे से ज़्यादा हैं और यहाँ कम हैं, बिल्कुल, लेकिन व्हेन इट कम्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिटीज़, अब उनको मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो लोग और ज़्यादा आइसोलेट हो गए हैं। अब जो थोड़े एफ्लुएंट कम्युनिटी लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, वो आ रहे हैं शहर की तरफ। जो कोली हैं वो वहाँ और ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। अब उनको, उन आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ को, उन आइसोलेटेड फैमिलीज़ को, उन आइसोलेटेड कोलियों को मेन स्ट्रीम कौन करे या किस तरह से किया जाए? उनकी यहाँ के जो हमारे जो बैठे हैं, ये जो बड़े बड़े किरदार, सियासी हूँ चाहे समाजी हूँ, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, या आती है तो वो उनके बस की बात नहीं है। ठीक, एक चीज़। दूसरा, जो हमारे थर में मिसाल तौर एक मेघवाड़ कम्युनिटी, मेघवाड़ ऑलमोस्ट मेक 35% ऑफ इंटायर थर पॉपुलेशन। अच्छा, मेघवाड़ ये तकरीबन कोई 35 से, मैं तो 35 से भी ज़्यादा समझता हूँ, 35 से 40 के दरमियान टोटल पॉपुलेशन जो थर की है उसका, ये मेघवाड़ कम्युनिटी दे कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन ऑफ थर पार्कर बाय 35 to 40%। अब उनमें एक ज़बरदस्त एक होती थी, एक ट्रेंड होती थी, उनके जो हमारे थर की हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो सबसे अच्छे मुसलमान भी रहे हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में एक इतने ज़बरदस्त किस्म के जो प्राइमरी टीचर थे, वो ना सिर्फ टीचर थे लेकिन मेमार थे हमारी पूरी इस सोसाइटी के, और बड़े रिफार्मर थे, वो पैदा किए। आज भी आपको, आप थर के हर चौथे पांचवें गांव में आपको एक मेघवाड़ टीचर की हिस्ट्री मिलेगी जिसने पूरी सोसाइटी को जो है वो अपलिफ्ट किया, और तालीम में उसने बड़ा एक ज़बरदस्त किरदार है। अब वो चीज़ भी माजी का किस्सा बन गई है। अब कुछ आपको मिलेंगे कोई इक्का दुक्का ऐसे टीचर, लेकिन जो पूरी इस सोसाइटी के फैब्रिक को उनके चैलेंजेस भी बहुत थे। हम तो समझते हैं कि आज से 30, 40, 50 साल पहले, 100 साल पहले उनके चैलेंजेस भी बहुत थे, वो भी आइसोलेशन का शिकार थे, लेकिन उन टीचर्स ने पूरी सोसाइटी के चैलेंजेस कबूल करके भी लोगों को अपलिफ्ट किया, और अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने अपलिफ्ट किया। आज भी हम उनको याद करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस किस्म की कोई टीचर थर में आज भी उस कम्युनिटी में खास करके अगर पैदा हो जाए, जो उस मेघवाड़ कम्युनिटी में जो ये जो एडिक्शन, नशा, ये जो चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में उस किस्म के अगर टीचर पैदा हो जाएं तो वो ख़त्म हो जाएगा। उनमें वो ताकत होती थी, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे, वो बड़े बाइज्जत हुआ करते थे, और वो बड़े अनबायस्ड भी होते थे। अच्छा, कैरेक्टर ऐसा पेश तो करते थे। उनका मोरालिटी इतनी ज़्यादा थी और ज़बरदस्त थी। भील हैं, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी रही है, पीजेंट क्लास के लोग रहे हैं। अब उनमें आप देखें, वो काफ़ी मतलब इस वक्त एक ज़ाहिर पूरी सोसाइटी तब्दील हो रही है, तो उनमें भी एक बड़ी एक तब्दीली जो है वो आ रही है। तो वो उनमें आप अगर कंपैरिजन में जाओगे तो कोली और मेघवाड़ों से जो भीलू में जो खुदकशी के वाक़यात हैं वो कम है। अच्छा, कम है। उसके भी अलहदा एक असबाब हैं, लेकिन मैं ये लंबी बात आपको इसलिए कर गया कि ये जो भील, मेघवाड़, कोली, ये हिंदू पॉपुलेशन की जो सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ हो रही हैं, हिंदू पॉपुलेशन का तकरीबन थर में 95% इज कंप्राइज्ड ऑफ दीज थ्री कम्युनिटीज। हिंदू पॉपुलेशन का 95% जो है, 5% बाकी है इस वक्त। अच्छा, कोई 7% हो ज़्यादातर, लेकिन 10 90 से 95% जो है वो
these three Hindu communities comprise almost 95 to 95% of entire rural Hindu population in थरपारकर। अब उन तीनों के मिजाज अलग अलग हैं, जाहिर है एक कल्चरल और कम्युनल डाइवर्सिटी तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो सोशल जो रीजंस हैं, सोशल रीजंस, मिसाल तौर कोहली सुपरस्टिशियस हैं, मेघाड़ू में सोशल रिफॉर्मेशन की लेकिंग अब हुई है, तो उसमें ये नशा और एडिक्शन ज़्यादा हुई है। भीलू में वो भी मतलब माइग्रेशन वगैरह ये वो उनकी ज़्यादा होती है, वो हार्वेस्टिंग सीजन में आते हैं जाते हैं, तो उनके अपने प्रॉब्लम है। तो इन तीनों के अलग अलग प्रॉब्लम है, इनको एक इन डेप्थ इनकी रिसर्च होनी चाहिए कि इनको, क्योंकि फिर उनको जो है वो किस तरह से वहीं लोकल सतह पे आबाद किया, मैंने उनको एक इंगेजमेंट दी जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, कोल में या वहाँ ये काफ़ी चीज़ें ये हो सकती हैं, उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए जो इसमें खराब, एजुकेट किया जाए, एजुकेट किया जाए। आप सही कह रहे हैं। अब आते, मैंने एक चीज़ दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप वक्त के हिसाब से आपको मैं सब नहीं अभी मतलब जो याद आ रही हैं। कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं। अच्छा। मिसाल तो मुसलमान कम्युनिटीज़ में मैंने 6-7 केस देखे, तो वहाँ एक आधा को छोड़ के मुझे मेडिकल रीजंस नज़र आए, मर्द, और उसमें उम्र के हिसाब से भी बड़ी उम्र के लोग जो है वो 3-4 ऐसे केसेस हुए मैंने देखे किए। तो उनके मेडिकल केसेस, मेडिकल रीजंस ज़्यादा थे रादर सोशल, और जो इन हिंदू कम्युनिटीज़ में जो रीज़न थे वो मेडिकल कम थे और सोशल ज़्यादा थे। तो ये भी एक कंपैरिजन। मेडिकल किस तरह के आप कह रहे हैं? मेडिकल मिसाल तो अभी आप जिसको अभी कोई एपिलेप्टिक है, अच्छा, शादी हो गई, अच्छा, तो मुझे एक केस नज़र आया, उसमें एक मर्द ने, वो इवन ही वाज अबव 40, शादी हुई थी, और वो मेडिकली थोड़ा मतलब उसको हम अपनी लैंग्वेज में मेडिकल इम्पोर्टेंट था, तो ही वाज अंडर, मतलब बड़ा उसको था, और इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड। ये कोई छात्रों की तरफ का एक वाकया था, कोई 3 साल पहले या 2-2.5 साल पहले हुआ था। 2 साल तो पहले मैंने ये उनसे 2.5 साल पहले की थी। तो इस किस्म के केसेस, एक आधी खातून का भी एक ऐसा ही केस मिला। तो सोशल रीजंस कम है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, जो नशा और ये जो मंशियात की जो इस्तेमाल है, ये शायद हिंदू कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, मुसलमानों में इतनी नहीं है वहाँ उनमें भी है, लेकिन थोड़ा छुप के और थोड़ा मतलब हिंदुओं के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। और अभी जो थर के हमने एक फिगर, एक टेंटेटिव फिगर जो हमने हासिल किए हैं, वो तो बड़े भयानक हैं। वो बताने जैसे भी नहीं है कि कितने बिलियंस का खर्चा हो रहा है इन मंशियात में सालाना के तौर पर। इसका बजट कितना है? बजट तो पता नहीं कहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ करते हैं। तो इस वक्त मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप एक कोई मुनफरद जजीरा है थर, ये वो। अब थर एक कनेक्ट हो गया है। थर दूसरा मतलब थर जो है वो मैंने इट हैज़ बीन एक्सपोज्ड कंप्लीटली, वो एक एक्सपोज हो गया है, अब कनेक्ट हो गया है, लोगों का आना जाना। मिसाल तो किसने सोच, हम तो 15-20 साल पहले इतना सोचते भी नहीं थे कि भाई लाहौर के बंदे भी यहाँ आएंगे और इस किस्म का काम करेंगे, लेकिन अब उनका आना जाना कोई इतना ज़्यादा जो है वो तकलीफदा या ज़्यादा इस तरह का नहीं है। वो नॉर्मल जहाँ मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, थर में भी आ जाते हैं। तो एक उबूरी दौर से हम गुजर रहे हैं, और जब ये चीज़ जाके कहीं ठहरेगी तो उसके बाद शायद सही एक माशरा शक्ल सामने आएगी। अच्छा सर, एक आपने सुपरस्टिशन की भी बात की कि कुछ माशरों में है, सभी लोगों में होती है। मैं 2 सवाल कर लूँगा कि सुपरस्टिशन या रिलीजियस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं है जिसकी वजह ये सुसाइड बनती है?
ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ लेकिन मैं आप इसको इस तरह से ना देखें कि कोई टैबूज की वजह से ये हो रहा है या वो हो रहा है। लेकिन एक एक चीज़ है जो वो ये है कि मिसाल तौर हमारे हिंदू कम्युनिटीज़ में शादियों के जो रसूमात, शादी जो होती है वो अपनी सब कास्ट में नहीं होती है। अपनी कास्ट में तो होती है, मेघवाड़ मेघवाड़ों में करते हैं, कोली कोलियों में करते हैं, भील भीलों में करते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर एक बड़ी डिवीजन है। ब्रांच में नहीं करते। हाँ, मिसाल तौर उनके जो ददयाल जिसको हम जो फादर के साइड पेरेंटल जो एंसेस्ट्री है उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो उनके वालिद, जो उनके मतलब लड़के के बाप दादा का जो सब कास्ट है उसमें वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो कहीं भी कोई हिंदू नहीं करेगा, ठीक है। अब उसकी वजह से जाहिर है मतलब जैसे मिसाल तौर कज़न या फर्स्ट कज़न या इवन सेकंड कज़न, थर्ड कज़न का तो वहाँ तस्वर ही नहीं है। तो अब या फूफी का बेटी या बेटा या मामू का बेटा या बेटी या खाला का बेटी या बेटा आपस में ये शादियाँ नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या है कि मैं तो कहता हूँ कि ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होनी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होनी चाहिए। और ये कोई एक या दो जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा या एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में भी मैं तो कहता हूँ कि शादियाँ होनी चाहिए। उससे ये काफ़ी चीज़ मिनिमाइज हो जाएगी। ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरा मैं तो ये भी कहता हूँ कि समझता हूँ कि जो इंटर कम्युनिटी होती है इस वक्त, जो रिलेशनशिप जो भी ये मैरिजेस वगैरह होती हैं कि मेघवाड़ में ही करेगा, तो वो अपनी ज़ात में तो अपनी सब कास्ट में तो नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो जितनी भी ये जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं इसमें क्या है कि बात वो करना चाहिए उनको, एक वो उनकी ये टेबू ख़त्म होना चाहिए कि जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं वो एक दूसरे में इस किस्म के रिलेशनशिप का अब वक्त आ गया है कि वो बिल्कुल एक दूसरे की बिरादरियों का सिस्टम तोड़ के आउट ऑफ बॉक्स उनको सोचना चाहिए कि वो रवायतें, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है कि आप एक मिसाल तौर किसी ये बड़ी ज़ात है या छोटी ज़ात नहीं है, ये इंसान है और वक्त की ज़रूरत है कि इस बिरादरी के खोल से, बिरादरी के निज़ाम से बाहर निकला जाए। और उससे भी काफ़ी जो है वो एक माशरा मतलब इस वक्त की जो ज़रूरियात है कि आप वक्त के साथ नहीं चलोगे, वक्त की ज़रूरत को नहीं देखोगे और आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे तो फिर नुकसान तो हो रहा है। अब और नुकसान को आप इस तरह से देखें, मिनिमाइज कर सकते। अभी सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें करे कौन? अगर मिसाल तौर हमारी बिरादरी में हम लोग करना चाहते हैं तो हमें कौन आके कहे कि तुम ऐसा करो, हु रिंग बेल फर्स्ट। तो इसमें हमारी जो लीडरशिप है, चाहे समाजी चाहे पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास तो टाइम नहीं है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। जो समाजी लीडर हैं अब उन्होंने भी देखा से कि मैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरह बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं। 20-25 साल 20 साल पहले ऐसा इस किस्म का नहीं था। मैंने आपको सवेरे अर्ज किया कि भाई नज़रियात ख़त्म हो गए हैं। तो सियासी लीडर बिजनेस करते हैं तो समाजी लीडर कहते हैं हम क्यों पीछे रहें भाई, हमारे पास भी बंगला बड़ा होना चाहिए, हमारे पास भी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, हमारे भी मिलें होनी चाहिए, हमारे पास भी जो है वो आने जाने के लिए बड़ी अच्छी जो है वो लग्जरी कारें होनी चाहिए। तो ये जो देखा सेखी की वजह से लोगों को ये जो समाजी सियासी लीडरशिप अगर सही मानों में इंगेज करे, उनसे बातचीत करे तो बात में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा मोहतरम, अभी एक आपने बात की, आप यकीनन एक बड़े ज़रफ़ के बंदे हैं और आपने इब्तिदा की है इस सोच की, और लोग भी यकीनन करते होंगे। आपने उसको एक डॉक्यूमेंटेड वे में कर दिया, हमारे साथ वीडियो में ये कह दिया। अगर आपको इसकी कुछ शुरुआत करनी पड़े अपने आप से, जो आपने कहा है कि ये ज़ात की जो ऊंच नीच है हमें इसको ख़त्म करके, और अगर आपस में कोई मुताबिकत होती है
कोई अंडरस्टैंडिंग, या आप देखते हैं कि हम ये चीज़ें बेहतर तरीके से कंटिन्यू हो सकती हैं, तो क्या आप इसकी इब्तिदा करेंगे कि आप इस जो सोशल स्ट्रक्चर है देखिए, मौजूदा इससे मेरी तो परवरिश भी देखिए, मैं हाँ, इसी इसको घर में तोड़ेंगे बैठा नहीं। हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। सही सही सही। और यहाँ आज भी लोग भाई फलाने को फलाना अपने बर्तन में पानी नहीं देता है, फलाना नहीं करता है, ये नहीं करता है। आप चले मेरे किचन में अभी भी, तो यहाँ हमारे मतलब मेरी तो पैदाइश से पहले मेरे माँ बाप के यहाँ भी हर किस्म के ज़ात के बंदे, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू। मैंने मेरे बच्चों की भी यही तरबियत है कि उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है कि वो तो इवन अभी आप 2-3 मरतबा आए ना, तो मेरे बच्चे आपको मेरा रिश्तेदारी मानेंगे। अब उनको उनको कंसेप्ट ही यही है। आप मेरी सबसे छोटी जो औलाद है वो भी घर में कोई भी औरत या मर्द आएगा तो उसको वो नाम से नहीं बुलाएंगे, रिश्ते से बुलाएंगे। whosoever whatsoever their religion or caste। मिसाल तौर एक बूढ़ी औरत है, वो मेघवाड़ है, वो हमारे घर में तकरीबन रोज आती है। मेरे बच्चे उसको नानी कहते हैं, इसलिए अभी उनके मुंह से निकला है भाई डॉक्टर अशोक तो मेरे दामाद हैं, वो मेरी वाइफ को अपनी बेटी समझती है। आज तक उसने वो शी इज अबाउट 75 ईयर ओल्ड, मेरे सामने वो नहीं आई है कभी, मेरे सामने नहीं आई है कभी वो। तो आप देखें, वो मेरी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन शी इज ट्रीटिंग मी एज हर ओन सन इन लॉ। ठीक, अभी हम लोगों ने जो खाना खाया, ये जो रोटियां पकाई, ये लड़की जो जिसने पकाई वो मुसलमान थी। ठीक, उसको भी वो जो मेरे ये बच्चे हैं सारे, वो उसको मासी कहते हैं, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके जो फकीर, ये जो ढोल बजाने वाले हैं, वो उनके खानदान के हैं, वो उनका भाई था। मेरे ससुर की शादी में भी उस औरत के बाप ने ढोल बजाया था। तो वो अब मेरी बीवी को वो अपनी बहन समझती है, तो इसलिए मेरे बच्चे उसको मासी खाला कहते हैं, तो है मुसलमान। तो मतलब ये मैं जाति एक बात कर गया जो नहीं करनी चाहिए। मेरी परवरिश, मेरे बच्चों की परवरिश हमारे वालिदैन से यही हुई है। वी डोंट, मतलब हम बिलीव तो रखते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं कि भाई ये मेरी बिरादरी का नहीं है, वो नहीं है, फलाना। मिसाल तौर मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिट्टी में हमारे कोई घर थे ही कोई 15 या 16, आज मेरे ख्याल में कोई 1500 से ज़्यादा है। आज एज ऑफ टुडे हमारी कम्युनिटी के, तो मैं हमारी जो मेरी कम्युनिटी जिस बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, मैं शक्ल से इनसे उनको तो जान लूँगा, बिरादरी से नहीं जानेंगे। बिरादरी से भी मतलब ये बिरादरी का है, लेकिन शक्ल से नाम से ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मिट्टी शहर के मुसलमान हैं, मिट्टी शहर के हिंदू, बाकी बिरादरियों के हैं, मुसलमान की किसी भी बिरादरी के हों, जो मिट्टी के हैं, मिट्टी शहर में पैदाइशी तौर पर हैं, उनको मैं तकरीबन 95% लोगों को बच्चे की शक्ल देख के बताऊंगा ये फलान खानदान का है। क्यों गए? मिजाज ऐसा है। तो ये चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे हैं, भाई ये फलान बिरादरी, ये फलान बिरादरी, लेकिन इस खोल से एटलीस्ट जो हिंदू आबादी है उसको निकलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में तो एज सच रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वो अपने खानदान में शादियां वगैरह वो, और दूसरा एक दूसरे कम्युनिटी में भी वो शादियां कर लेते हैं। तो हिंदुओं में तो ये जो एक हरू भरू एक रिजिडिटी, एक मतलब वो बेकार की है। हमारे इस मोहल्ले में कोई 10-12 हिंदू कम्युनिटीज रह रही हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्हेन इट कम्स देयर कम्युनिटी, तो वह बिरादरी फलाना ये वो। हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा, मिसाल तो अभी 2 बंदे जो ओताक में हमारे पास बैठे थे, दोनों हिंदू हैं, लेकिन मेरी बिरादरी के नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या फर्क लगा उनमें या मुझमें? लेकिन शादियां ब्याह वो अपने अपने वो तरीके से करते हैं।
तो ये चीजें मतलब अब इसकी इतनी चलें क्या अच्छी मतलब हाँ, कोई मजहबी तो मज़े ऑब्लिगेशन है नहीं ये। हाँ, ये खुद ही कोई ट्रेडिशंस है या कोई ये इस तरह ट्रेडिशंस हैं, बन गए ज्योग्राफी और बेस्ड है, सोशल कल्चर बेस्ड है। शायद अब उस वजह हाँ, से जैसे और एक वो वो हमें कल्चर ही मैं तो हाँ, उसको कल्चर ही नहीं मानता हूँ कि जो वक्त के साथ तब्दील ना हो। तब्दील नहीं हो शायद उस वक्त मिसाल की तो हाँ जी बोले मिसाल तौर भाई फलानी बिरादरी की बारात गद्दों पे जाती थी या ऊँटों पे जाती थी, तो आज अगर आप नगर पार कर ऊँट पे जाओगे तो कब पहुंचोगे? तो आपके पास तो उतना टाइम नहीं है। हाँ, या छाछरो आप गधे पे चढ़ के जाओगे तो कितना टाइम है आपके पास? गाड़ियों में जाएंगे। तो जब हम ट्रांसपोर्ट ही हमारी तब्दील हुई है तो बाकी चीज़ों को भी तब्दील मेरे ख्याल में होगा। ये वक्त अब बिल्कुल वक्त का तकाजा है कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है जी बहरहाल कि आप इसकी इब्तिदा भी कर रहे हैं और ऐसा सोच भी रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे जहन और ऐसे लीडर्स मौजूद हैं अपनी कम्युनिटी के कि जो उसको इस तरह से भी एक नई सोच जो है वो देने। अच्छा एक सब भी आपने सवाल किया मैं ज़हन में बार बार वो आएगा काइंडली शायद हमारी गुफ्तगू का उसका इतना ताल्लुक ना बने। अब अभी नहीं कहा कि कुछ जो ऐसी यहाँ पे कास्ट हैं जो भील मगवाड़ और इस तरह के लोग उनमें तो कज़न्स होते नहीं, तो मुझे ज़रा इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे क्या है? नहीं, कजन में इस हिसाब से नहीं बोला, हाँ, क्योंकि क्योंकि वहाँ भाई का तस्वर है ना। मिसाल अच्छा, तौर मेघवाड़ हिंदू कम्युनिटी, हिंदू बिरादरी, हिंदू मजहब में कहीं भी मजहब तो है नहीं, लेकिन हिंदू जो भी हैं, हिंदू जो अपने आप को समझते हैं, चाहे वो मेघवाड़ हूँ, भील हूँ, कोली हूँ, कोई भी हूँ, ठाकुर हूँ, तो वो कजन का तस्वर एक कजन जो होता है ना, कि हम वो कजन को हम भाई समझते हैं, इसलिए तो उस राइट कजन से अपने दादा शादी नहीं ददियाल की। में तो शादी का तस्वर ही नहीं है। भाई ये मेरी बहन है, ये भाई है, भले 16-20-100 पुश्तें पीछे आप चले जाओ, लेकिन वो सेम लाइनेज का है, सेम सब कास्ट का है, तो दे डोंट गो फॉर मैरिज। हाँ, तो मैं इस कनोटेशन अच्छा, से बात कर रहा था। सही कज़न तो वैसे वो होंगे रिश्तों से हाँ, वो वो तो तो होंगे, हाँ, ज़ाहिर है, हाँ, कजन कजन है। वैसे इस तरह के जो मैं उस कल्चरल ट्रेंड में बात कर सही रहा सही था। अच्छा अच्छा हाँ। चलिए अच्छा हो गया वरना मैं शायद इस पे सोचता रहता। चले जी मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब मैंने आपसे बात की थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये अभी इब्तिदा ही हुई है और बहुत सी बातें रह गई हैं। इस वक्त भी हमने जो गुफ्तगू की है उसमें आपने बहुत कुछ और ज़्यादा मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि ऐसी बातें की जाएं जिससे प्रोग्रेसिव जो थर है उसकी बातें की जाएं और जो प्रॉब्लम है इस वक्त फ़ौरन से उसके ऊपर भी दाद शुमार और उसके कुछ हल भी हों। तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपने दी। आप माशाल्लाह से एक किताब लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम शायद हमें वो फेवर भी मिली है आपके उस काम से कि हमने उसके कुछ अब्स्ट्रैक्ट्स यकीनन आपसे अपनी इस गुफ्तगू और वीडियो की वजह से हासिल कर लिए होंगे। वो जब किताब आएगी तो यकीनन उसमें से ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और लिखी हुई जो है वो सबको मिलेंगी। और जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं देखने से, जो मैं घूम फिर के मैंने शहर में लोगों के रवैयों से अपनी सेलिब्रेशन के दौरान और गैदरिंग्स में मैंने देखी हैं, उससे मुझे थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं है कि जो प्रोग्रेस करने वाली हैं, डिस्ट्रक्टिव जो है वो मुझे ज़्यादा लगी। लेकिन मुझे अब आपसे बात करके ये बहुत खुशी हुई है चूँकि आप लोगों से मिलते हैं, वॉक करते हैं, आपके पास लोगों का एक उताक में एक मीटिंग होती है तकरीबन डेली बेसिस पे और आप ये सोच रहे हैं और छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपने वर्किंग की है कि क्या हमारे मसाइल हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे हल करना चाहिए। बहुत माइनर चीज़ों को भी आपने रखा है, तो मुझे बड़ी जो है वो उम्मीद हुई है कि यकीनन आप लोगों को मज़ीद भी गाइड करेंगे और अपने दोस्तों जो आपसे साथ बैठते हैं वो भी आपके हम ख्याल बनेंगे। तो यकीनन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जो है वो तरक्की आएगी और तारीख़ भी जो है वो जो अभी लिखी जा रही है वो अपना रुख बदलेगी। और आपने बड़ी खूबसूरती से जो फ्यूचर के थर का एक खाका जो है वो नक्शा जो उसका कह लें कि मास्टर प्लान आपने जो ड्रा किया है, हम उसके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी उसमें इज़हार करते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई चाहता है, कोई अरबाब इख्तियार अगर कोई अपनी किसी बोरियत के टाइम पे या हमारी ये वीडियो देख ले तो उसको एक पूरी एक इस पे वर्किंग जो है हुई एक तैयार जो है वो चीज़ उसको मिल सकती है। यकीनन हमारे पॉलिटिशियंस में भी ज़्यादा उनको
हम लोग उनके सामने तो बाज़ दफ़ा तारीफ़ करते हैं पॉलिटिशियंस की, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हम उन्हें अच्छा नहीं तसव्वुर करते, ना ही वो कुछ अच्छा प्रूव करते हैं। लेकिन यकीनन अच्छे लोग भी हैं, और वो लोग अगर थर पे या सिंध पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक पूरा एक पका पकाया जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। वो मैं चाहूँगा, या मेरी ख्वाहिश होगी, या मैं दुआ करता हूँ कि जो अशोक बुख्तानी साहब ने इतना काम किया है उस पे अगर कोई इससे फ़ायदा हासिल करेगा तो उसका भी बहुत सारा फ़ायदा होगा, थर का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अशोक बुख्तानी साहब सर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक बड़े खुले दिमाग के साथ और बहुत हमें अपनी जो मालूमात का ख़जाना है उसमें से मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों से जो है नवाज़ा है। और इस कावश में इस वक्त कैमरे के पीछे संजय देव साहब हैं, वो मौजूद हैं। बड़ी इनकी हेल्प है। मेरा जो सारा काम है पिछले मेरे 2 टूर्स में, अगर वो मुमकिन हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है संजय देव साहब का है। और थर को इंट्रोड्यूस करवाने में जो मैं कंफर्टेबल हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ और लोगों से मिल सकूँ, और मुझे जो अपने पीछे एक थोड़ी सपोर्ट फील हुई वो प्रदीप कुमार साहब हैं। तो वो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पहले दिन से लेके आज तक। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे इस वर्किंग से, हमारी इन छोटी-छोटी वीडियोज़ से जो हम जो इंटरफ़ेथ हार्मनी पे यहाँ के जो कल्चर लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ के जो अच्छे सोचने वाले लोग हैं, यहाँ के जो दानश्वर हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन हम दूसरे लोगों से करवा रहे हैं, इस हमारे सारे काम में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जो पहली ईंट रखी वो प्रदीप कुमार साहब हैं। और इसके साथ और बहुत सारे लोग जैसे अशोक बुख्तानी साहब हैं, मामा विशन दास हैं, कृष्ण शर्मा साहब हैं, और जितने भी लोगों ने हमें गाइड किया। एक लजपत राय साहब हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी हमें लीड्स दी जिस पे जाके हमने काम किया। तो मैं सारे इन थर के बड़े खुले दिल के लोगों का चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ आज के दिन भी एक बड़ा काम हुआ। हमने वीडियो की शक्ल में तकरीबन एक किताब लिख डाली। तो बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा वॉक करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो देख के पढ़ नहीं सकते, नज़र गाड़ी चलाने में होती है या वॉक करने में होती है, तो लोग आजकल हेडफोन लगा के चीज़ें सुनते हैं। तो हमने कह लें कि उनके लिए एक ऑडियो बुक भी हमने लिख दी है थर के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि इस सारे काम में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनको भी ज़रूर क्रेडिट दूँ। तो आपके दिल से अगर कुछ नेक जज़्बात मेरे लिए निकलें, तो मैं समझता हूँ कि उनमें इन सारे मेरे भाइयों का, ख़ुसूसन संजय देव साहब का, प्रदीप कुमार साहब का और डॉक्टर मुजीब चांडियो साहब का, इन सब का जो है मैं अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी उनको अपनी नेक ख्वाहिशात में याद रखें। आप सबका जो है वो देखने का बहुत शुक्रिया। तो मोहतरम, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोई अच्छी बात के साथ आप हमारी वीडियो का इख्तिताम कर दें। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, और आप दोबारा आए और मुझे याद किया और याद रखा। याद रखने की शख्सियत मुझे खींच लिया, मैं नहीं बड़ी मेहरबानी। नहीं, हम तो आम सादा बंदे हैं, और क्या हम कोई नहीं, दुनिया में बड़ी कंट्रीब्यूशन करने वाले तो हैं नहीं, अपना काम करते हैं और काम से ही काम रखते हैं। तो बस मेरा पैगाम तो कोई क्या, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कोई पैगाम दे सकूँ। पैगाम यही है जो आपसे एक इम्प्रोम्प्टू बातचीत हुई, और काफ़ी चीज़ें जो है वो कुछ हुई, लेकिन काफ़ी अभी हैं वो आइंदा कभी आपसे बातचीत करेंगे। और मैं आखिर में यही बात करना पसंद करूँगा कि थरपारकर जो है वो एक ज़बरदस्त खिता है, और इस मुल्क में इस वक्त अंडर फोकस है क्योंकि थरकोल की वजह से। और इस माशरे में काफ़ी जो है वो पोटेंशल है, ह्यूमन टैलेंट वाइज, ह्यूमन कैपेसिटी वाइज, और इसकी जो नेचुरल मिनरल्स हैं जैसे साल्ट है, चाइना किले, थरकोल, इसके अलावा यहाँ की जो लाइव स्टॉक और यहाँ की जो नेचुरल प्रोडक्शंस हैं, ये इस थर को एक अपनी शेप देते हैं, और इस मुल्क में उसकी एक पहचान बनी हुई है। और थर पार्कर टूरिज़म के लिए भी ज़बरदस्त है, बड़ा पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। इस किस्म के साइट्स, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स, इस किस्म की ब्यूटी और इस किस्म के स्पॉट्स यहाँ मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। तो इनको प्रोमोट करना चाहिए, लोगों को डोर स्टेप पे एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने आपको कहा
कि जो स्पेशली नॉन कोल एरिया है या नगर पार्कर के अलावा छाछरो और डाली जो तहसील दो बनते हैं, वहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है, उनको अर्जेंट बेसिस पे फोकस किया जाए। उनकी जो एक ज़रूरियात हैं या वहाँ एक बहुत बड़ी मेगा प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको अलहदा नज़र से देख के उसकी देखा जाए और उसकी प्लानिंग की जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। काफ़ी चीज़ें अभी और भी हैं, तो कभी नेक्स्ट टाइम अब आपको करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।